नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फसीउल्लाह मीर के साथ गले की ख़राबी के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, कोई भी शख्स जब इलाज की खातिर आपसे रुजू करता है तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि जो इन्फेक्शन है गले में वो वायरल है या बैक्टीरियल है? क्योंकि वायरल का लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुनासिबत से पूछना चाहूँगा। सही बात है कि मोस्टली इस मौसम में क्योंकि वायरल का खासा रोल है, तो हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में टॉन्सिल के ऊपर बैक्टीरिया के अगर हो तो फिर उसके कुछ फॉलिकल्स से बन जाते हैं, स्पॉट्स नज़र आते हैं पस के सॉरी। जी। तो अगर वायरल होता है तो वो स्पॉट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। सेकेंडली, शुरू में पहले 2 दिन में ये मुश्किल है बहुत हमें भी मालूम करना कि वायरल है बैक्टीरियल है। तो पहला 1 दिन तो लोग गुजार के आते हैं, तो फिर उसके बाद हम उनका कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेते हैं। अगर वायरल है तो ब्लड काउंट नहीं बढ़ेगा, बैक्टीरियल है तो ब्लड काउंट बढ़ेगा। जी। तो दैट्स वन ऑफ द क्लिनिकल टेस्ट वी डू कि क्लिनिकली हमने टेस्ट कर लिया कि यह ब्लड काउंट कैसे है। जी। तो वायरल अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है कि आपसे पेन किलर्स दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मियाद पूरी करके वो खुद ही अपनी ख़त्म मियाद हो पूरी जाएगा। करके ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से अगर दूसरी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो? अच्छा, बैक्टीरियल में भी 2-3 किस्म के, अगर एक मेम्ब्रेनस लेयर बन रही है जो आजकल बहुत कम है डिप्थीरिया की, फिर भी डिप्थीरिया देखने में आता है। इवन इन अमेरिका इट इज़ रिपोर्टेड कि साल में 300 केसेस रिपोर्ट होते हैं अमेरिका में डिप्थीरिया के। दिस इज़ द लेटेस्ट फिगर्स कि भाई ये नहीं कि बिल्कुल नापैद हो गया है। तो उन लोगों को जिनको वैक्सीन एंटी डिप्थेरिक के वो नहीं मिले हैं डीपीटी के, तो उन बच्चों में यहाँ पर भी डिप्थीरिया देखने में बहुत कम आता है, लेकिन हमें मिल जाता है जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो एक आध पेशेंट। तो उसमें पूरी मेम्ब्रेन से बन जाती है और मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होती है कि मेम्ब्रेन हटाएं तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, तो ट्रीटमेंट डिफर्स जी। एंड डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी ऑफ द इलनेस कि अगर बहुत शदीद दर्द है और सूजन नज़र आ रही, टॉन्सिल के अतराफ के हिस्से में बहुत सूजन है तो एब्सेस बन जाएगा, तो बाज़ वक़्त हमें इंजेक्शन से भी इलाज करना पड़ता है कि इंजेक्टेबल इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। यानी जितनी भी सिवेरिटी है उसके हिसाब से इलाज तजवीज़ किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स, ओरल एंटीबायोटिक्स देना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सोर थ्रोट के मामले में। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कितना अहम है कि जो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाएँ उनका कोर्स पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही गले में थोड़ा सा आराम आता है दूसरे तीसरे दिन अमूमन दवा छोड़ देते हैं। बस सही फरमाया आपने, और बहुत से लोगों में होता है 2-3 दिन में छोड़ देते हैं। इनफैक्ट मैं इन्फेक्शस डिजीज़ की एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो अब ये था कि उन्होंने कहा था जो एंटीबायोटिक हम 5 दिन दे रहे हैं उसे 10 दिन तक दिया जाए टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो कि तो दिन ब दिन हाँ, बढ़ती जा जो रही है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही। यहाँ लोग 5 दिन नहीं खाते, मिनिमम कट आउट वैल्यू 5 दिन का हमने रखा है कोर्स के, 5 दिन तो खाएं। लोग नहीं खाते, 2 दिन की दवा ले जाते हैं या 2 दिन की ख़रीदते हैं और खुद छोड़ देते हैं ठीक होने पर। जी। तो ये बड़ा जुल्म है कि एंटीबायोटिक कंप्लीट न कोर्स सिर्फ होना अपने चाहिए साथ बल्कि दूसरों के साथ भी, क्योंकि दूसरों के वो एक साथ भी। नया ऑर्गेनिज्म आपके अंदर जी बनता जा रहा है जी जो जी, बहुत सारी दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सीने में तेज़ाबियत का मामला हो रहा होता है जी जी, और उसकी मुख्तलिफ अलामात भी सामने आती हैं, जैसे सीने में जलन, ख़ासकर रात को सोते वक्त। इसी तरह से कुछ लोगों में ये जलन तो सामने नहीं आती, लेकिन दूसरे दिन सुबह में एसिडिटी की बिना पर उनका गला ख़राब हुआ होता है। राइट है, वो वी कॉल इट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, कि इसकी वजह से जो सोर थ्रोट होता है, अगर हम उसको एंटी दवा दे दें, एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो उससे उनको बड़ा इफाका होता है। इट्स क्वाइट कॉमन नाउ जी। और खासी तादाद है इन पेशेंट्स की भी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह में उठते हैं तो उनके गले में तकलीफ़ होती है, जो कि दोपहर तक ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है निस्बतन। हाँ, जिनके ये ऐसे लोग हैं जी। जिन्हें नज़ला रहता है, जो बाहर तो नहीं गिरता सामने, लेकिन इनके साइनसेस से रेशे निकल कर गले को इरिटेट करते हैं और सुबह इनका खासा पेनफुल जो सुबह होती है कि सुबह उठते हैं तो खासा दर्द होता है इनके। और फिर ऐसे लोगों को बार बार खकारना और बार बार गले का साफ़ करना, जी। मुंह से बू आना, तो ये चीज़ें खासी होती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आदत है एक नाक से सांस लेने की, यानी उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, माउथ जी। ब्रीदर हैं वो, लेकिन उन्हें रियलाइज़ वो नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं है, क्योंकि वो करते आए हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि 2 नथनों से सांस किस तरह आती है।
तो वो लोगों को गले में दर्द के साथ आते हैं, जब वो गले में दर्द के साथ आते हैं फ्रीक्वेंट, तो पता लगता है जी यहाँ तो असल रीज़न तो इनकी नाक है कि माउथ ब्रीदिंग की वजह से। और ऐसे ही बच्चे जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं आवाज़ें बैठ जाती हैं, खुसूसन जो हिफ्स करने जाते हैं, बड़ा मसला उन बच्चों के साथ होता है। यानी ये और दूसरी नौइयत की बीमारियां जिनका गहरा ताल्लुक़ गले की ख़राबी के जी साथ गले है। की तरह खराबी से। और इस तरह की बीमारियों में अगर खुदा न खास्ता कोई मामला चल रहा हो साइनसाइटिस का या जैसे नाक का आपने प्रॉब्लम बताया, तो इसके अंदर किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है या बेहतर इलाज क्या समझा जाता है? द बेस्ट थिंग इज़ टू ट्रीट द कॉज, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो यानी है, गले से ज़्यादा तवज्जो आप साइनस पे दें। ऑफ कोर्स अगर रीज़न ये है कि भाई साइनसेस ख़राब हैं, अगर हम गला की सर्जरी पहले तो ये कि हम रीज़न देखते हैं, व्हाट्स द रीज़न फॉर बार बार टॉन्सिल क्यों ख़राब हो रहा है, तो रिमूव द कॉज। तो वी ट्रीट विद रीज़न, हम लॉजिक के साथ इलाज करते हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक बेसिस। तो एज अ साइंटिस्ट वन हैज़ टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द टॉन्सिल्स इन्फेक्शन, कि लोकल ये टॉन्सिल ख़राब हैं या ओरल हाइजीन या साइनसेस की वजह से या पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की वजह से साइनसेस जो है वो टॉन्सिल जो है इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं। तो रिमूव द कॉज एंड यू विल क्योर द पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, गले की ख़राबी क्या आगे चलकर सीने को भी इन्वॉल्व कर सकती है? इनफैक्ट देखिए ना, अगर माउथ ब्रीदिंग हो और गला ख़राब हो तो इफ़ेक्ट होता है, आवाज़ बैठ जाती है। आमतौर पे देखा होगा गले की ख़राबी के साथ इस मौसम में अक्सर लोगों की आवाज़ बैठ जाती है। जी। तो वही लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा है जो नाक से और गले से लेके और फेफड़ों तक चली गई है। तो और जैसे हम कहते हैं साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस, यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन और साइनस का इन्फेक्शन, दे आर कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि एक को होता है तो दूसरे में ज़रूर ज़ाहिर हो जाता है। किसी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस शुरू होती है, साइनसाइटिस बाद में नज़र आता है, किसी को ब्रोंकाइटिस और राइनाइटिस यानी इन्फेक्शन नाक का और साइनसेस के इन्फेक्शन से फिर गले में होने लगता है, खांसी वगैरह, कॉफ इज़ वेरी कॉमन। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका गहरा ताल्लुक़ बताया जाता है गले की ख़राबी के साथ। शुरू करूँगा मैं बात आइसक्रीम से। कुछ लोग कहते हैं आइसक्रीम खाने का मज़ा ही सर्दियों में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइसक्रीम देख भी नहीं सकते सर्दियों में गले की वजह से। ऐसे ये बात है, अपनी बर्दाश्त पे है। मेरी तरफ से मैं पाबंदी नहीं लगाता, आइसक्रीम सर्दी में खाएं, एंजॉय करें। आई मीन एज ए ENT स्पेशलिस्ट कह रहा हूँ, लोग ताजुब कर रहे होंगे। इनफैक्ट अगर बाहर आप देखिए ना, यूरोप में जब रहते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी और आप कौन हाथ में बच्चे खा रहे हैं। जी। ऐसे लोग जिनको आइसक्रीम खाने से गला ख़राब हो जाए, या ऐसे लोग जिन्हें चावल खाने के बाद खांसी हो जाए या कुछ रिलेटेड हो, तो फिर आप मना करें। या जैसे मूंगफली के साथ अक्सर होता है लोगों को, बाज़ लोगों को है मूंगफली खाते ही खांसी आती, भाई आप ना खाएं, दूसरों को खाने दें। तो इनफैक्ट आई एम क्वाइट लिबरल इन एंड आई एम अगेंस्ट गिविंग रिस्ट्रिक्शन। खुदा की दी हुई नेमतों से मैं लोगों को परहेज़ बता के महरूम नहीं करूँगा। और ऐसे परहेज़ बताए जाएँ जो लॉजिक के साथ हो, कि अगर किसी को चावल से कोई वाकई एलर्जी है, अब देखिए ना, इन फ्रूट्स में खटाई होती है और उनमें सब में विटामिन सी है, शिफा भी है जी, कि अगर आप ले रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट है। और करता है। जैसे लोग कहते थे लीमू लेते हैं नज़ले में तो ठीक होते हैं, तो विटामिन सी है उसमें जी। और ये मौसम ही है खट्टे फ्रूटों का, वी कैन नॉट स्टॉप इट। और फिर आइसक्रीम तो कोई भी खा सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर गले की ख़राबी के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर फसीउल्लाह मीर के साथ सोर थ्रोट के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ये तो चीज़ें हो गई नेचुरल जिनका आपने तस्करा किया, मूंगफली हो गई या खट्टे फ्रूट्स हो गए, या इवन आइसक्रीम के अंदर भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं। एक चीज़ के बारे में और पूछना चाहूँगा जिसके अंदर इंसान भी थोड़ी बहुत चीज़ों को सिंथेटिक बना देता है, या जिसके अंदर इंसान खुद बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाता है, वो है ऑयल, तली हुई चीज़ें। इससे भी कहा जाता है कि गला ख़राब हो तो इज्तनाब करना चाहिए, या मुरगन ग़िज़ा से। क्या वाकई ऐसा है? इनफैक्ट जब गले में खराश हो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है म्यूकोजा की। तो आपने देखा होगा जैसे रोगन होता है शादियों के खाने में, अगर वो आ जाए तो वैसे ही इरिटेट करता है थोड़ा, तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब कर लेना बेहतर है जब गला ख़राब हो। नॉट के सर्दियों में इज्तनाब करें, गला ख़राब हो तो उन 2-4 दिन जिस सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ इज़ देयर तो उस वक्त उसको अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? पैगाम ये दूंगा कि
टॉन्सिल के ऑपरेशन से लोग बहुत डरते हैं माँ बाप, तो टॉन्सिल के ऑपरेशन से ना घबराएं। इट्स अ वेरी डेलिकेट सर्जरी, वी डू इट एंड वेरी सिंपल सर्जरी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा जिन बच्चों के टॉन्सिल के ऑपरेशन सजेस्ट किए गए, प्लीज़ उनके एडिनॉइड्स को चेक करवा लें। एडिनॉइड्स अगर ना निकलवाएं तो एडिनॉइड्स का असर न सिर्फ टॉन्सिल्स पे नहीं, जिस्म पे पड़ता है, आवाज़ पे पड़ेगा और कानों पे पड़ेगा। और फिर एडिनॉइड्स मुँह खुला रखने से ऑक्सीजन जहन को नहीं पहुँचेगी। तो डोंट बी स्केर्ड ऑफ सर्जरी, वी डू इट वेरी केयरफुली एंड इट्स a very simple surgery, adenoids and tonsils। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इंडिकेशंस हैं तो ज़रूर करवाएं, नॉन इंडिकेटेड तो हम करते ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बहुत सारी welcome। अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं जो बात आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जिस्म अल्लाह की दी हुई हमें एक अमानत है जिसका ख़्याल रखना हम पर फ़र्ज़ है। अमूमन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप को ख़ुद मेंटेन करती हैं या अपनी सेहत को ख़ुद बरकरार रखती हैं। इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गले की ख़राबी देखा जाए तो एक इंतहाई आम मामला है जो सर्दियों की आमद के साथ बहुत सारे लोगों में एक साथ नज़र आता है। लेकिन अगर इसके साथ इंसान को बुखार आने लगे या गले के अंदर बड़े हुए गुदूद नज़र आने लगें, आवाज़ ख़राब होने लगे, तो ज़रूर बेहतर ये है कि डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए, बजाय इसके कि आप बीमारी को बढ़ने दें और आगे उस वक्त जाकर रुजू करें जब ये मामला हाथ से निकल चुका हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।